हेलो 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 हेलो। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करूँगा। चूँकि मेरा भी एग्ज़ाम है 12 तारीख को, 12 अक्टूबर को, तो कैसे पास किया जाएगा उस एग्ज़ाम को, क्या क्या चीज़ें आती हैं उस एग्ज़ाम में, उसको लेकर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये है यूजीसी नेट का पेपर जो कि जनरल पेपर आता है इसमें, और मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे इस एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है। तो एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको समझते हैं कि एक सेकंड रुक जाइए। हाँ देखो, ये आपका पेपर पैटर्न है और कैसे कैसे पेपर होगा उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। आगे देखो स्लाइड्स जो समझा रहा हूँ, पहली स्लाइड आपकी आती है कि ये नोटिफिकेशन जो आया था एग्ज़ाम डेट का, अब शायद मेरा कल तक मैं चेक कर रहा था कि अभी तक इसका एडमिट कार्ड नहीं है। एजुकेशन का पेपर जो है, मैं स्पेशली एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, और जनरल पेपर हर सब्जेक्ट का, ठीक है, जनरल पेपर हर सब्जेक्ट का बात कर रहा हूँ। एजुकेशन का पेपर मेरा 12 अक्टूबर को, शायद आज या कल में एडमिट कार्ड इसका आ ही जाएगा। बाकी 11 तक का आ गया था, 12 तारीख का नहीं आया था, आज आ जाएगा। तो ये पेपर पैटर्न रहता है, ये मैंने सोर्स prep.in से उठाया हुआ है, वो अच्छी वेबसाइट है, और बाकी प्राइवेट वेबसाइट जहाँ अच्छी मदद करती हैं बच्चों की। तो पेपर पैटर्न क्या था कि इसमें आपका पेपर जो 1 होता है उसका ऑनलाइन, और पेपर 2 होता है। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन आते हैं, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर 1 जो होता है हर जगह कॉमन होता है, हर सब्जेक्ट का कॉमन होता है। इसमें 50 क्वेश्चन है तो 100 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और सेम चीज़ होता है, अब इसमें क्या होता है, सेकंड पेपर जो होता है इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट एजुकेशन है तो मेरा एजुकेशन का आएगा, आपका पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जैसा भी हो उसका आता है। तो 100 के आपके कितने हैं, 200 नंबर बनेंगे जाके, यानी कि 100 नंबर यहाँ, 200 नंबर यहाँ, 300 नंबर का पेपर होगा पूरा का पूरा। और आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे 90% लेके आने, 80% लेके आने, आपके यहाँ परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि आपसे कितने बच्चे पीछे हैं। लगभग मेरी थी 98 पॉइंट कुछ परसेंटाइल थी, मैं कुछ नंबर से JRF से, कुछ परसेंटाइल से JRF से रहा था। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये 100 और ठीक है, आपको समझ में आ गया कि आपका पेपर 1 जो होता है 50 नंबर का होता है। अब बात करते हैं कि पेपर 1 का पैटर्न कैसा होता है। तो पेपर 1 जो होता है भाई लोग, या ये सिलेबस जो पेपर 1 का 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 100 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है कि मैंने आपको जो पहला वाला वीडियो बनाया था, थोड़ा बड़ा वीडियो था, उसमें सब सब्जेक्ट शामिल कर दिए थे मैंने। तो ये किताबें हैं, कुछ स्ट्रेटजी है, जैसे मैंने कैसे क्वालिफाई किया था इस एग्ज़ाम को। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैंने, ये पहली किताब है KVS मदान, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ये किताब रखी हुई है KVS मदान की। इस किताब में सब कुछ है, आप सारे 10 के 10 चैप्टर जो हैं, इस किताब का इंडेक्स है, ये सिलेबस है 10 चैप्टर का, आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी अगर बात करी जाए मैं प्रीवियस पेपर को बहुत पढ़ता था, तो प्रीवियस पेपर के लिए मैंने क्या कर रखा था, ये पूरी की पूरी मेरे पास फाइल है जिसमें पुराने पेपर हैं, सिलेबस है यूजीसी नेट का। और एक मेरी मैम थी, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, और मेरे सर हैं इग्नू वाले, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, तो उनका और सर सबका मटेरियल जो है इस मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। सिलेबस जो है आपका यूजीसी नेट का, एजुकेशन का, पेपर 1 का, पेपर 2 का, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो उसका सिलेबस भी इसी में है। बाकी टेस्ट सीरीज़ मैंने अपने आप, एक मेरी मैडम थी उन्होंने खुद बना के दी थी, तो उससे मैंने वो किया था। बाकी पेपर जो पुराने पेपर हैं सब मैंने इसमें इकट्ठे कर रखे हैं। मेरी जो रिस्पॉन्स सीट आई थी पुराने पेपर की, जो हुआ था 3/12/21 को हुआ था मेरा पेपर, यानी कि 12/21 को हुआ था, शिफ्ट 1 में हुआ था उसका पेपर। उसको मैं डिस्कस करूँगा कि पेपर क्या था क्या नहीं था। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, मैं इसको लेकर आता था। इसके अलावा आप NCERT क्लास 11-12 की क्या लीजिए, साइकोलॉजी की किताब लीजिए। तो ये एक किताब है, ये NCERT की मेरे पास 11th की किताब है, ये 12th की किताब है। NCERT की मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, ये हिंदी मीडियम में मेरे पास थी। इसके अलावा इग्नू के मेरे पास, ऐसे आपको पता होगा इग्नू के मॉड्यूल्स आते हैं, तो मैंने इग्नू से ही किया, तो इग्नू के मॉड्यूल्स को आप पढ़ सकते हो। ये आपका एजुकेशन रिसर्च का है, ऐसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट के आते रहते हैं, तो आप उससे आपसे स्टडी कर सकते हो। तो ऐसा आप हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल रखोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। यूट्यूब देखने की तुलना में आप हार्ड कॉपी में रखिए स्टडी मटेरियल को। और अगर बात करी जाए कि इसमें सिलेबस को हम कहाँ से पढ़ेंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, कंप्रहेंशन है, तो आप इसको KVS मदान सफिशिएंट है पेपर 1 के लिए, आप किसी सब्जेक्ट के हों। बात करते हैं मैं अपने सब्जेक्ट की पेपर 2 की। तो ये सिलेबस पेपर 2 है, ये एजुकेशन का है, ठीक है। मेरा सब्जेक्ट जो एजुकेशन है, आप समझ, जो एजुकेशन वाले हो वो समझ जाइए इस चीज़ को कि ये MA एजुकेशन का सिलेबस है, जिसमें मैंने कैसे कैसे पढ़ाई करी। तो ये 10 चैप्टर आते हैं, एजुकेशनल स्टडीज़, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, टीचर एजुकेशन, करिकुलम स्टडीज़, इन सबको कैसे पढ़ा जाए। तो सबसे पहली बात है कि एक किताब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये है SK मंगल की किताब।
इस एस के मंगल की किताब में हर चैप्टर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है। आपका जो सीटेट का सीटेट तो बहुत मिनिमम लेवल हो गया, आप इसको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, मेमोरी, एप्टीट्यूड, जो भी क्वेश्चन आता है, पर्सनैलिटी तक का क्वेश्चन आता है, यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी किताब जो है ये मोर देन सफिशिएंट किताब है। बाकी पुराने पेपर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर बात करी जाए कि आपको रिसर्च के मामले में क्या पढ़ना है, रिसर्च से क्वेश्चन काफ़ी आते रहते हैं, रिसर्च बहुत ज़रूरी है पढ़ना है इसमें। तो रिसर्च के लिए मैंने पढ़ा था रिसर्च इन एजुकेशन, जॉन डब्ल्यू वेस्ट को, और ये मैंने हाल फिलहाल में किताब ली है। उस टाइम मेरे पास जॉन डब्ल्यू वेस्ट नहीं था, मेरे पास इग्नू के ही नोट्स से पढ़ता था, MES 016 जो करके था उसमें पढ़ता था, और वो मेरे वो सफिशिएंट है। तो ये किताब जो है बहुत अच्छी किताब है। अगर रिसर्च के मामले में बात करी जाए तो जॉन डब्ल्यू वेस्ट की है, आप इसको ले सकते हैं। ये शायद अभी नया एडिशन नहीं 2016-17 के एडिशन का आया था, उसमें बता। और इसके अलावा अगर बात करें मैंने किससे पढ़ाई करी, तो मैंने अपने नोट्स बनाए थे, मेरी मैम पढ़ाती थी, सर पढ़ाते थे, उन नोट्स को मैंने यहाँ पे रखा हुआ था हार्ड कॉपी में। आप सॉफ्ट कॉपी की तुलना में हार्ड कॉपी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद बात करें तो ये सिलेबस आप कैसे कर सकते हैं। तो इग्नू का फर्स्ट ईयर का मटेरियल मैंने पूरा पढ़ा, कंपलसरी मटेरियल होता है। इसके अलावा इग्नू का सेकंड ईयर में क्या होता है, आपको इनमें से एक चूज करना पड़ता है। तो मैंने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को तो चुना था अपने मार्क्स लाने के लिए या फिर एग्जाम देने के लिए। इसके अलावा मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट की पढ़ाई भी अलग से करी थी, एडल्ट एजुकेशन को भी पढ़ा था, हायर एजुकेशन को भी पढ़ा था। तो आप इन चीज़ों को कंसीडर कर सकते हैं अपनी स्टडी के दौरान, ठीक है। बाकी एडल्ट एजुकेशन भी, आप एडल्ट एजुकेशन का मतलब होता है बड़े लोगों को पढ़ाना, प्रौढ़ शिक्षा जिसको कहते हैं हम लोग। तो आप एस के मंगल की किताब ले सकते हैं उसके मामले में, और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। और बात करते हैं कभी कभी एजुकेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन भी, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं, जो कि आप अपनी टेक्स्ट बुक, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, अगर आपने MA एजुकेशन किया है तो आपके पास किताबें जरूर होंगी, और किताबों में ये चैप्टर्स होते हैं, तो उन किताबों का आप लीजिए बस, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में मैंने कुछ एक नीचे नोट लिखा हुआ है, उनको आप एज इट इज समझ लीजिए कि आपको UEC यानी कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो राधाकृष्ण आयोग था उसको 1948 को पढ़ना पड़ेगा। मुदालियर रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था उसको पढ़ना पड़ेगा 52 में। कोठारी रिपोर्ट 1964-66 उसको शिक्षा आयोग कहते हैं, एजुकेशन कमीशन कहते हैं। NPE 1968 इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। NPE 1986 इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। 86th अमेंडमेंट जो आपका 2002 में आया था उसको पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा जो 2007 में सैम पित्रोदा की अध्यक्षता में आपके नेशनल एजुकेशन कमीशन जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ऐसे कुछ आया था, वो आपको बताऊंगा। RT 2009 आया था, NCFT RT राइट टू एजुकेशन 2009 आया था, और NCFT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, और NEP 2020 जो कि माननीय श्री के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में 2020 में जो जुलाई में जो है लॉन्च हुई थी, जिसमें कर्नाटक पहला जो राज्य है उसने अप्लाई किया था। ऐसा असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम हुआ था UP के, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन कि पहले राज्य किसमें लागू हुआ, तो वहाँ उन्होंने ऑफिशियल आंसर की में कर्नाटका को यहाँ पर कंसिडर किया था। चलिए आगे बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो ये कुछ पेपर है पुराने पेपर जो मेरा पेपर हुआ था उसके बारे में बात करते हैं, जो मैं दे के आया था 3/12-21 को। तो वो पेपर में क्या क्या आया था मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या था वो पेपर। तो पेपर को समझने से पहले मेरे पास जो मेरी रिस्पॉन्स शीट है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं रिस्पॉन्स शीट दे के आया था। तो ये मेरा कुछ पैटर्न था पेपर का इस तरीके से। बाकी आपको यहाँ पे मैं समझा दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर आते रहते हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो पेपर पैटर्न है आपका, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। एक सेकेंड, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड। ठीक है।
चलिए अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो कैसे आते हैं। क्वेश्चन पेपर के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका इस तरीके से आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है। तो मैं आपको एक व्यू के माध्यम से पेपर जो मेरा हुआ था उसके माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि पेपर आपका आता कैसे है। तो जो मैंने 50 क्वेश्चन बताए थे जनरल पेपर के वो इस तरीके से आते हैं, आपको समझा देता हूँ। ये आपका DI आती है, एक तरीके से DI है उसको, और मेरे आंसर्स को आप गलत, हो सकता है मैंने गलत रिस्पॉन्स लगाया हो, ये मेरे आंसर्स दिए हुए हैं। आंसर की जो थी वो कुछ और थी, आप उसको देख लेना। मेरे पास मेरी रिस्पॉन्स शीट की हार्ड कॉपी भी मेरे पास है, तो मैं अगर कुछ डिस्कस करना होगा तो मैं उस हार्ड कॉपी से आपको डिस्कस कर दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। ये मेरी हार्ड कॉपी जो मैंने इसमें प्रिंट आउट निकाला था अपने उसका डॉक्यूमेंट का, तो ये वहाँ से मैंने उठाया हुआ है। बाकी बात करते हैं तो DI आती है, DI है, DI है, DI है, ये DI है आपकी, DI है, DI से क्वेश्चन आते हैं, 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 ठीक है। तो यहाँ से ये आपके क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। इसके बाद ये आपके असर्शन और उसके बेस्ड आते हैं। आपको पता होगा हमारे यहाँ एजुकेशन में दर्शन होते हैं, न्याय दर्शन सांख्य दर्शन बेसिक क्वेश्चन आता रहता है। तो न्याय दर्शन से न्याय शाखा के अनुसार क्या होता है आपको वो समझना पड़ेगा। इसके बाद बात करिए तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रक्चरिंग, प्रॉबिंग और इसका जांच पड़ताल, नियमीकरण ये क्या होता है। तो ऐसे आपको मिलाने वाले क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं, सरल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये ऐसे आपका ये डायरेक्ट सोर्स एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ये पेपर 1 से पूछे जाते हैं, जो कि आपका एप्टीट्यूड चेक किया जाता है कि आपके पास समझने, आप टीचर बनने लायक हैं कि नहीं है, क्या आपके पास ये इतनी क्षमता है कि आप इस एसर्शन रीजन के हिसाब से आप अपने आंसर दे सकते हैं। तो इसका सिलेबस से कोई मतलब नहीं है, जैसे इसका मतलब है आपकी पॉजिटिवनेस से। आप जितना सकारात्मक सोच सकते हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद बात करी जाए तो ये वहीं से क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन जो आपका था बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा था ये वाला कि इक्विवेलेंट DB निकालना है आपको। इक्विवेलेंट DB निकालने के लिए क्या होता है, यहाँ उसने पूछा है कि 80 से लेके अगर 81 डेसिबल और 91 डेसिबल का क्या आपका रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे। वैसे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला से निकाला जाता है, लेकिन अगर फॉर्मूले की बात नहीं करिए तो क्या होता है, एक ट्रिक होती है। इसकी ट्रिक क्या होती है, अगर जो दो चीज़ें दे रखी होती हैं 81 और 90, इनके बीच में अगर डिफरेंस 0 और 1 का है तो आप क्या कर दो, जो हायर वैल्यू है उसमें आप क्या कर दो, +3 कर दो। और अगर इनका डिफरेंस 2 से लेके 3 के बीच में है तो आप क्या करोगे, उनका जो हायर वैल्यू उसमें +2 कर दीजिए। और अगर डिफरेंस 4 से लेकर 9 के बीच में है, यानी कि डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है आपको 4 से लेकर 9 के बीच में है, तो आप क्या करो उसमें +1 कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 इसका हायर वैल्यू है तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 91 DB हो जाएगा। तो आपको ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और 10+ अगर हो जाता है, 4 से लेकर 9 तक है तो 8+1 हो जाता है, यानी कि 0 1 है तो +3, 2 से लेकर 3 डिफरेंस है तो +2, और 4 से लेकर 9 है तो +1, और अगर 10 से ऊपर का डिफरेंस है दोनों के बीच में तो आपका आंसर जो हायर वैल्यू होती है वही होता है। तो ऐसे करके आपको आंसर लगाने हैं। तो कभी कभी कुछ ट्रिक्स को, फॉर्मूले को ना, फॉर्मूला बहुत बड़ा है इसका, फॉर्मूला आप पढ़ोगे समझ में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको रिपीट होंगे इस बार। और ध्यान रखो पुराने पेपर अगर लगाओगे तो आपको क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे। इससे सीरीज है, ये तो रीजनिंग की सीरीज है, आप हर जगह लगाते हैं हम लोग एग्जाम के अंदर। आप एक प्रोफेसर बनने का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये सीरीज तो आपको ईजी है। अब ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, KVS मैदान से पूछा गया है। KVS मैदान में क्या है कि टोटल वर्ड्स वाटर का कितना, हो सकता है मेरा भी क्वेश्चन गलत हो गया हो, आप लोग को देखना है कि कैसे नहीं कैसे करना है। तो ये चीज़ें पढ़ाई करो। ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन था, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये भी आपका DI है। ये आपका ये पूछा गया नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, नियम संदर्भित परीक्षण और निष्कर्ष संदर्भित परीक्षण, आपको उससे आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। ये आपके असर्शन फिर से आपका आ गया, एजेंडा बिल्डिंग इन कलेक्टिव कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कम्युनिकेशन जो है आपका फर्स्ट जो आपका पेपर है उसका पार्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अपने 5 जो अंग होते हैं, क्या बोलते हैं, पार्ट होते हैं। उसको ऐसे आपका सेंडर होना चाहिए, रिसीवर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, एक आपका कन्वे करने के लिए माध्यम मीडियम होना चाहिए, एक और उस माध्यम क्या मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा उसके लिए एक फीडबैक होना चाहिए। तो वो चीज़ें आपके पास समझ में आनी चाहिए। बात करते हैं हम लोग मास कम्युनिकेशन 3S का, साइट साउंड साउंड स्मेल, इससे आपका असर्शन और उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब कंप्यूटर से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, WWE के बारे में पूछा गया। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, यानी कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो इसका मतलब आपने ग्रेजुएशन तक या कहीं तक थोड़ा बहुत तो कंप्यूटर पढ़ा होगा ना, तो कंप्यूटर के हिसाब से आपको आंसर देने पड़ेंगे। बात करी जाए तो ये क्वेश्चन देखो बड़ा सरल सा क्वेश्चन आया था कि रैंडम एक्सेस स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं।
तो आप तो हम लोग तो बचपन से पढ़ रहे हैं रैम रोम और प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी, इसको पढ़ने तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन आया था कि आपको जब सी-टेट या बच्चे जो टेट पहले पास करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं भैया कि हमारा एक स्मृति स्तर होता है यानी कि मेमोरी लेवल होता है, एक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, चिंतन, और एक होता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। तो आप उसने पूछा, क्या पूछा गया है, शिक्षण का जो आपका स्तर है हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग लेस स्ट्रेस ऑन क्रिटिकल शिफ्टिंग ऑफ हाईएस्ट कॉग्निटिव लेवल, तो सबसे बड़ा लेवल कौन सा होता है, तो मेमोरी लेवल आपका सबसे पहला लेवल है, स्मृति स्तर। उसके बाद आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल और उसके मेमोरी लेवल के बाद आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और अंडरस्टैंडिंग लेवल के बाद क्या आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। ये तो कोई लेवल ही नहीं होता भाई, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। 3 ही लेवल तो बताए गए हैं, प्रोफेसर विगी ने आई थिंक बताया, हाँ प्रोफेसर विगी ने बताए थे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल 3 लेवल हैं। तो आपको ये कॉमन सेंस लगाना है कैसे आपको आंसर देना है। ये सांख्यिकी से क्वेश्चन आए हुए हैं। और ध्यान रखना, ये वैलिडिटी क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब होता है वैधता। वैधता जो होती है किसी भी रिसर्च की ये होती है कि जिस काम के लिए वो बनाया गया है, आपका जो सॉल्यूशन या जो प्रोजेक्ट है, क्या वो उस चीज़ को मेज़र कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको वैलिडिटी कहलाती है। बात करते हैं हम लोग सात्विक वैल्यूज क्या होती हैं। सात्विक से याद आया, मेरा अंकल का बेटा एक है, उसका नाम सात्विक है, ईशु। तो सात्विक मूल्य क्या होते हैं, सात्विक का मतलब होता है जो व्यक्ति काफ़ी सुलझा हुआ और मतलब शुद्ध जो वर्ड है वहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन है निम्न में से उन मूल्यों को पहचान कीजिए जिन्हें सात्विक मूल्य की संज्ञा दी गई है। अच्छा, क्या ईर्ष्या सात्विक हो सकती है, कैसे हो सकती है भाई, जेलसी जो है सात्विक कैसे हो सकती है, फाल्सूट नहीं हो सकता, यानी कि करुणा और सम्मान जो है वो आपकी सात्विक को इन्होंने भी इंग्लिश में भी सात्विक वैल्यू लिखा हुआ है। तो एजुकेशन के अंदर क्या है कि आपको हो सकता है ऐसे न्याय शाखा है और आपकी सांख्य शाखा है, या दर्शन जो आपके हैं 6 दर्शन, षड दर्शन जिसको बोलते हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। आगे बात करी जाए कि निगमन और आगमन में क्या होता है, कौन सा वैध होता है, तो ये चीज़ें आपको बहुत मिनिमम लेवल की हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन आपका किसका आ जाएगा, एक क्वेश्चन आपका मैथ का आ जाएगा। वैन कंप्यूटर, ये मैथ का आपको पढ़ना पड़ेगा, मैथ क्या मैं आपको कराऊँ, ठीक है, ये आपको समझाता है। When a computer is switched on, the BIOS is loaded from, यानी कि BIOS जब फोन किया जाता है तो कहाँ से, BIOS का मतलब होता है जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो, बूट करते हो, तो उसको बूटिंग से संबंधित है, आपको वहाँ से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर आप KBS मैदान का कंप्यूटर वाला पार्ट पढ़ लेना, चैप्टर शायद जो भी चैप्टर हो उस किताब को देख लेना। ICT से क्वेश्चन आया है तो ये ICT वाले फर्स्ट है। ये आपका क्या होता है, जब किसी के मन, मस्तिष्क और शरीर और उसके फेशियल एक्सप्रेशन साथ चलते हैं, उसको क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मिटी कहते हैं, कॉन्ग्रुएंस कहते हैं, कोलैबोरेशन कहते हैं, क्या बोलते हैं, तो समरूपता, समानुरूपता, सहयोगिता। तो ये आपको हिंदी या इंग्लिश के वर्ड से कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, कन्फॉर्मिटी का क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस का क्या होता है। तो ये इंग्लिश आपकी, ऐसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैथ का क्वेश्चन है, सिंपल मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। बाकी ये GB है, TV है, ये कंप्यूटर है आपका, ठीक है, ये इसमें मेरे एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से प्राकृत भाषा जो है वो कहाँ से ली गई है, आपको पता है हमारी, सॉरी इसमें लिखा प्राकृत लैंग्वेज ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विद संस्कृत इन मैनी वेज, प्राकृत लैंग्वेज व्हेन फॉर्मुलाइज फॉर लिटरेरी यूज द वेरिएशन फ्रॉम कन्वेंशनल वैदिक लैंग्वेज बाज। तो क्या हुआ, जब प्राकृत से क्या निकली थी, अपभ्रंश निकली थी ना, तो अपभ्रंश जो इसका आंसर हो जाएगा, पाली और अर्धमागधी ये यूज नहीं की जाती। उन्होंने बोला कि ऐसी भाषा जो लिटरेरी यूज में लाई गई, लिटरेरी यूज का मतलब होता है साहित्यिक प्रयोग में लाएगी, साहित्यिक प्रयोग के बाद अपभ्रंश से ही निकली भाषा कौन सी है, हमारी हिंदी, तो आप उससे समझ सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन रिसर्च से क्वेश्चन आता है, जैसे ये रिसर्च प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या होता है, हाइपोथेसिस क्या होती है, डिजाइनिंग ऑफ रिसर्च का, डाटा एनालिसिस क्या होता है, तो इन सब चीज़ों का मतलब पता होना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइपोथेसिस के आप उसको मैच करिए, तो हाइपोथेसिस जानते हो ना आप लोग, हाइपोथेसिस का मतलब होता है टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम का टेंटेटिव सॉल्यूशन, यानी कि जब सॉल्यूशन निकला भी नहीं है, मतलब हमने सॉल्व नहीं किया है, हमारे दिमाग में पहले ही उस चीज़ सॉल्व हो गई है, उसको ही बोलते हैं हम लोग हाइपोथेसिस। अब वो हाइपोथेसिस जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सही हो रही है तब तो ठीक है, यानी कि हाइपोथेसिस आपकी प्रूव हो गई। और अगर मान लो वो हाइपोथेसिस लास्ट में प्रूव नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि आपको दोबारा सब कुछ सारे प्रोसेस क्या करने पड़ेंगे, रिपीट करने पड़ेंगे। तो यही आपके ये जो 4 पॉइंट दे रखे हैं वो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के स्टेप्स हैं, और उन स्टेप्स का क्या मतलब है वहाँ से ये आपको पूछा गया है। तो अगर आपने रिसर्च का बेसिक भी पढ़ा है ना, तो आप उसको बहुत आराम से कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो आपको 3 पता है, 3 आपके डोमेन होते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और
साइकोमोटर डोमेन, ठीक है। कॉग्निटिव, ये किसने बताया था आपको? तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो वहाँ टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। एनईपी क्या है, इसे अपने आप पढ़ना आप इसको। साइंटिफिक रिसर्च क्या होते हैं, पॉपुलेशन रिसर्च क्या होते हैं। ये आपका देखो एसडीजी से क्वेश्चन आया था। एसडीजी 7 क्या होता है? क्लीन एनर्जी। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरे पास जब मैं केवीएस मैदान को पढ़ रहा था और मैं जब और तैयारी कर रहा था उससे पहले से मैं जानता हूँ इस चीज़ को कि जो एसडीजी हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ 2 प्रकार के गोल चलते थे। एक चलते थे एमडीजी यानी कि मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि 15 में उसका आपका डेडलाइन आ गई थी, वो खत्म हो गए थे। 30 गोल थे उस टाइम। और फिर 15 के बाद से 17 गोल नए बने। 17 गोल कौन से थे? उसको एसडीजी बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास ऐसे करके बोला जाता है, हिंदी मुझे नहीं पता, ये संधारणीय विकास लक्ष्य बोला जाता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोले। 17 सब एसडीजी हैं। तो आपको अगर ये केवीएस मैदान पढ़ोगे तो उसकी किताब के अंदर 17 जो हैं बाकायदा डिजाइन में बने हुए। ये पुरानी, मेरी 1 साल पुरानी किताब है, आपको नई किताब में आ जाएंगे। तो ये 17 जो आपको है पढ़ना। जैसे आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पहला वाला एसडीजी 1 क्या है? तो नो पॉवर्टी है। एसडीजी 4 क्या है? तो क्वालिटी एजुकेशन है। ऐसे करके आपको कुछ जो है, अब 17 ही तो है, आप इसको याद कर लो, उससे क्या दिक्कत है? 17 अगर आपको याद हो जाएंगे ना तो आपके लिए फायदा रहेगा उस चीज़ के लिए। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक का मतलब होता है आपने कोई बात पहुंचाई, उसकी बात को आपके उस तक पहुंची है कि नहीं पहुंची, उसको फीडबैक कहते हैं। तो आप जितना अच्छे से उसको, अब ये वुड का डिस्पैच आया था, वुड का डिस्पैच 1854 में आया था। कौन लाया था? तो सर चार्ल्स वुड थे। सर चार्ल्स वुड को यहाँ बुलाया गया था 54 के अंदर। उन्होंने अपना काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और इसीलिए इस वुड डिस्पैच को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। और जो मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन है उसकी स्थापना, अब उस मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतना बड़ा रिवॉल्यूशन किया था उसने देश के अंदर कि एक साथ 3 यूनिवर्सिटीज़ को स्थापित करना, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। अब देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन है इसमें बम्बई, मद्रास और कलकत्ता हो? दिल्ली वाला काट दो, दिल्ली वाला काट दो, दिल्ली वाला काट दो। 3 जगह तो दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दिल्ली वाले तो होंगे नहीं तीनों, तो बचा एक ही, कलकत्ता, बम्बई या मद्रास। तो हालांकि जैसे 57 तक वो तीनों बन गए थे, और फिर वर्किंग जो है वो भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन 57 में जब क्रांति हो गई देश के अंदर, तो अंग्रेज अपना अस्तित्व बचाने में लग गए पढ़ाने की तुलना में। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको ये क्या होता है? तो ये देखो, आपका कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, मैसेज, सोर्स और चैनल क्या होता है। ये आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। आपका केवीएस मैदान की जो चैप्टर 7 या 8 है एनवायरनमेंट वाला, उसको पढ़ लो। ब्लैक ऑब्जर्वर क्या है, हिंदी का ही क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। एनईपी से क्वेश्चन आया गया, आप एनईपी को रिपोर्ट निकाल लीजिए, 75 पेज की रिपोर्ट है। अभी आपका पेपर है तो आप क्या करो, कुछ मत करो, आप पुराने पेपर एक कर लीजिए, ऑथेंटिक पेपर कर लीजिए, उसको ऑनलाइन निकालिए, उसके आंसर की इसको मैच करिए, और उसके बेस पे एक पेपर ही अगर आप लगा के चले जाएंगे ना, तो आपका पेपर ये 7 या 8 तारीख जो भी हो गई, 7 या 8 है पता नहीं मुझे, तो 7 तारीख के बाद आप क्या करोगे, ये 5 जो दिन आपके हैं, 12 तारीख को पेपर जो आपका है, 4 दिन भी अगर आपने पढ़ लिया ना अच्छे से, तो आपका जीआरएफ तक निकल जाएगा अच्छे से। आप अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपका जीआरएफ भी निकलेगा। आप थोड़ा पॉजिटिव वे में जाइए, बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लिया था, ठीक है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्यों निकाले, मैंने सीटेट का पढ़ता था, मैं एनसीईआरटी को पढ़ता था, और बाकी आप यूट्यूब पे जाइए तो बस रिकमेंडेशन लेने जाइए कि कौन सी किताब अच्छी है। आप ये देखने मत जाइए कि आपका चैनल कौन सा अच्छा है, कि भैया वो अकेडमी आपकी 17,000 का बैच बेच रही है, 18,000 का बैच बेच रही है। आप बैच लेने मत जाइए, आप उन सेलेक्टेड लोगों से सलाह लेने जाइए कि कौन सी किताब अच्छी है, कौन सी नहीं है। उसके बाद उसकी बात की बात करते हैं, ठीक है। ये क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ये सब आप क्वेश्चन आते हैं। आईएसए इंडिया में इसका ऑफिस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऑफिस गुड़गांव के अंदर है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन, जैसे शाश्वत वैल्यू क्या होती है, सब चीज़ें आपको करना। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, आपको पढ़ना है, एक इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आता है, उसके बेस पर आपको आंसर देने हैं, ठीक है, ये कर लेना। तो ये चीज़ें आपको करनी है। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आपके असर्शन और उसके बेस पे, ये आपका यहाँ से एजुकेशन स्टार्ट हो गया, एजुकेशन का पार्ट स्टार्ट हो गया। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होते हैं। एक इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि अपने यहाँ रिक्रूट करना चाहती है फ्रेश ग्रेजुएट लोगों को, और उनके नेचर ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग द कंपनी डिसाइड टू कंडक्ट अ सिलेक्शन टेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर दिस पर्पस। यानी कि अपने फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए उसके लिए, तो कौन सा टेस्ट होता है भाई, एक तुमने ऑप्शन दिया है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एग्जाम, जैसे आपको रेलवे के अंदर भर्ती होना है, कहीं बैंक के अंदर भर्ती होना है, तो जैसे आपका यूजीसी नेट ही है या आपका सीटेट है, तो इसको इन सबको बोला जाता है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो सारे के सारे कैसे हैं, जब किसी रिक्रूटमेंट को किया जाता है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, यानी कि अभी क्षमता परीक्षण किया जाता है।
तो ये आपका अचीवमेंट टेस्ट नहीं है, आपका अचीवमेंट टेस्ट नहीं कर रहे हैं वो लोग, वो आपका मेंटल एबिलिटी नहीं चेक कर रहे हैं, ये आपका एप्टीट्यूड चेक कर रहे हैं कि आप इस इतना स्ट्रेस लेने के लिए, इस जॉब की स्ट्रेस लेने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ लेना। ये गुणात्मक अनुसंधान क्या होता है, आपको दो तरीके के रिसर्च होते हैं, एक तो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, एक होता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। उसी के अंदर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वगैरह भी आते रहते हैं। आप उस चीज़ को, जैसे फिलोसॉफिकल रिसर्च किसके अंदर आता है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किसके अंतर्गत आता है, तो आपको उन चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा आपका गुणात्मक यानी कि क्वालिटेटिव है और कौन सा आपका क्वान्टिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन से क्वेश्चन आया। फ्लेंडर्स इंटरेक्शन आप समझते हैं? फ्लेंडर्स इंटरेक्शन में क्या होता है कि आपको तीन तो उसके मेन अंग हैं, जैसे आपका एक होता है टीचर स्पीच, टीचर बोलता है, एक होता है चाइल्ड स्पीच मतलब बच्चा बोलता है, एक होता है पाउस, और इन तीनों को 10 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो तीन के अपने 10 होते हैं अंग। तो ये किस लिए किया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्लेंडर्स, इसका पूरा फुल फॉर्म है FIACS, फ्लेंडर्स इंटरेक्शन कैटेगरी एनालिसिस सिस्टम, ऐसे करके बोला जाता है। तो FIACS कहते हैं इसको, FIACS जो है फ्लेंडर ने दिया था। आगे बात करते हैं, यहाँ से कर लेना क्वेश्चन। आप ये कट स्कोर टेस्ट जो है, ये मीन स्कोर टेस्ट क्या होता है, मॉडल वैल्यू क्या होती है, ये रिसर्च का क्वेश्चन है, वहाँ से आप पढ़ेंगे। फैक्टर एनालिसिस क्या होती है। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि आप लोग जो पढ़ाई करें, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट क्या होता है, आप उस पेपर को अच्छे से अगर आपने पढ़ लिया, कि पेपर अगर आप अच्छे से पढ़ गए ना, तो पेपर आपको इतना पास करा देगा, इतना अच्छे नंबर लेके आ जाएगा आपके लिए कि आपको कोई टफ नहीं लगेगा। जैसे आप क्वेश्चन, कई क्वेश्चन ऐसे, या ये क्वेश्चन जो आपके फ्री के क्वेश्चन होते हैं, आपने इसको पढ़ा और मज़े से आपके क्वेश्चन निकलते चले गए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया था कि कुछ क्या गद्यांश को पढ़ के आंसर देना, यानी कि जो आपके ऊपर लिखा हुआ ये क्वेश्चन आया, प्रबंधन मैनेजमेंट में वेरिएशन का मतलब क्या होता है। तो ये मुझे भी शायद नहीं पता होगा, हो सकता है मेरा भी गलत हो गया हो। तो मैनेजमेंट को पढ़ाई करिए। मैनेजमेंट की, अब चूंकि मेरा जो मेन सब्जेक्ट था वो था मेरा एजुकेशन टेक्नोलॉजी, तो मैनेजमेंट से क्वेश्चन हो सकता है। वो तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर सिलेबस, पूरा सिलेबस कवर कर लीजिए, पूरा सिलेबस नहीं कवर करना है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी आप उससे निकलते जाएंगे। तो मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी संस्था को चलाने के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी होता है। तो मैनेजमेंट की पढ़ाई भी आपको साथ साथ करनी चाहिए। मैंने मैनेजमेंट शौक के लिए पढ़ा था और टेक्नोलॉजी मैंने पास होने के लिए पढ़ी थी। क्या होता है, ये चीज़ें होती हैं। इग्नू के आपके सारे मटेरियल जो है ऑनलाइन पढ़े हुए हैं। आप मैनेजमेंट को पढ़ना, मैनेजमेंट पढ़ लीजिए, एजुकेशन मैनेजमेंट, आप एडल्ट एजुकेशन चाहो एडल्ट एजुकेशन पढ़ लो, एजुकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना हो टेक्नोलॉजी पढ़ लो। अब धीरे धीरे करके शायद मेरी सर से बात भी हुई थी, या फिर सर को मैंने देखा था कोई पोस्ट की, शायद इग्नू का सिलेबस जो है अब अपडेट भी होने वाला है। इग्नू MA एजुकेशन का सिलेबस जो है, एक मीटिंग बैठी थी, उसका फ़ोटो शायद मैंने देखा था सर के प्रोफाइल पे, कि एक नई एजुकेशन जो आपका मटेरियल, स्टडी मटेरियल बनने वाला है MA का। चलिए आप आगे बाद में बात करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आजकल बहुत चल रहा है, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन जिसको कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पता कहाँ से आते हैं, वो आते हैं RPWD एक्ट है, PWD एक्ट है, और आपका RCI है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया है। तो ये क्या क्या काम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये कब इनकी स्थापना हुई थी, PWD एक्ट है, UGC मॉडल एक्ट है, ये बहुत क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे कि आप उनको इस हेल्थ के मामले में किसका लिया जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, इंटीग्रेटेड। अब देखो सबसे पहले क्या था, हमारे यहाँ नॉर्मल एजुकेशन थी। नॉर्मल एजुकेशन में क्या होता था कि आपको सिर्फ स्कूल कैसे हुआ करते थे, जहाँ पे सिर्फ सामान्य बच्चा ही जाएगा और कोई स्पेशल बच्चा नहीं जाएगा। फिर उसके बाद स्पेशल स्कूल भी आए, जहाँ पे आपको सिर्फ विकलांग बच्चे, यानी कि जिसको अब दिव्यांग कहा जाता है, दिव्यांग बच्चे जाएंगे। और एक स्कूल ऐसे थे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, इसको समेकित शिक्षा कहते थे। इसमें लाया तो सबको जाता था, चाहे विकलांग हो, लेकिन उसको संपूर्ण सुविधाएं देने में थोड़ा सा असमर्थता थी। तो उसका एक नया वर्जन आया, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या है कि शिक्षा भी पूरी दे रहे हैं, सुविधाएं भी पूरी दे रहे हैं, सब एक साथ ही पढ़ रहे हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन, जो हाल फिलहाल में ये हॉट टॉपिक, क्या आप कह सकते हो इसको, कि यही फ्यूचर है और यही होना भी चाहिए। आप हर बच्चे को साथ ही पढ़ाइए, तो ये टीचर जितना अच्छा होगा उतना उसके अच्छे से पढ़ा सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। इकाई लागत क्या होती है उसको समझना। ये मैनेजमेंट थ्योरी किसने दी थी, आप इसको देख लेना। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के PWD अधिनियम 2016 में कितने प्रकार की विकलांगता सूचीबद्ध है। तो विकलांगताएं कितनी हैं आपकी, तो आपकी 21 प्रकार की विकलांगताएं हैं, ठीक है, 21। शुरुआत में कम थी,
2006 का जो PWD एक्ट था, हाँ 2006 का था आई थिंक, उसमें कम थी। उसके बाद क्या हुआ, 7 थी या 9 थी। अब आके कितनी हो गई आपकी, 21 विकलांगताएँ होंगी। 6 में 7 थी और आज 21 विकलांगता, यानी कि विकलांगता का अर्थ यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति 40% से ज़्यादा अफेक्टेड है तो वो विकलांग माना जाएगा। और उसमें विकलांगता की श्रेणियाँ, विकलांगता के आपके कई आयाम भी जोड़ दिए गए, कई कैटेगरी, जैसे एसिड अटैक विक्टिम, ये बाद में जोड़ा गया। एसिड अटैक विक्टिम जो है वो आपका विकलांग की श्रेणी में आता है। हीमोफीलिया है, और भी जो रोग हैं वो सारे किस में श्रेणी में आ गए हैं, जो कि क्योरेबल नहीं है, ठीक है, जो कि एक ऐसी उनके लिए जो कि 40% मतलब जो 100% देना चाहते हैं बच्चे, वो 100% नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि किस वजह से, क्योंकि उनके ऊपर बीमारी है, किस टाइप की है, मतलब हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, और आपका एसिड अटैक विक्टिम है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आप उसको पढ़ोगे तो 21 प्रकार की विकलांगताएँ, जैसे बौनापन है, ये सब चीज़ें इसमें क्या आ जाती हैं। उन सबको क्या देती है गवर्नमेंट कहती है आप इन 21 विकलांगताओं को, आप जो भी वर्ष गवर्नमेंट का क्राइटेरिया होगा रिजर्वेशन देने का, वो रिजर्वेशन इसी के बेस पर डिसाइड होता है। चलिए आगे बात करते हैं। जनगणना से क्वेश्चन आया हुआ है, कितना विकलांग है देश के अंदर, ठीक है, ये आप समझ लेना। नैक क्या होता है, तो नैक क्या करती है, संस्था होती है जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रेडिंग करती है। CWSN क्या होता है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ठीक है। ये सब आप, ये चीज़ें जो है आप सीटेट यूपीटेट में ही पढ़ते होंगे। ये क्वेश्चन तो फ्री का क्वेश्चन है, आप इसको पूरा पढ़िए और आंसर दीजिए। संरचनावादी उपागम, आपको पता होगा कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच जो है इस टाइम पे देश में चल रही है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के जो प्रवर्तक थे पियाजे थे, वाइगॉत्स्की थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट थे वो, ठीक है। तो उस चीज़ को ऐसे आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म क्या होता है, ये आदर्शवाद है। रियलिज्म आपका क्या है, यथार्थवाद कहता है। नेचुरलिज्म को प्रकृतिवाद कहते हैं। प्रैग्मेटिज्म को क्या कहा जाता है, आपका प्रैग्मेटिज्म को कहते हैं व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहार में लाना। तो इनका क्या क्या उद्देश्य है, कौन इसके आइडियल हैं, ये तो चीज़ें आप सीटेट वाले बच्चे ही पढ़ते हैं, ठीक है, उसको देख लेना। ये क्वेश्चन है आपकी, ये फेमिनाइन अप्रोच ऑफ एथिक्स एंड मोरल एजुकेशन, यहाँ उन्होंने कुछ बड़ी कंट्रोवर्शियल बात करी थी, उसको लेकर ये बात थी, उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप अगर पास करना चाहते हो किसी भी टेस्ट को, तो आप पेपर को इतना अच्छे से एनालाइज कर लीजिए कि साला वो आ कहाँ से रहा है, वो आ कहाँ से रहा है। जैसे आपके ये आयोग थे, मैंने कहा था, मैंने आपको लिस्ट सामने बना दी थी कि आपको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग डॉक्टर राधाकृष्णन 1948 उसको पढ़ना है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा 2007, शिक्षा आयोग 1964-66 कोठारी आयोग, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग जिसको बोलते हैं, कोठारी कमीशन थी, और माध्यमिक शिक्षा आयोग कब था, 1952 मुदालिया रिपोर्ट। तो ऐसे करके आपको समझना है, ऐसे करके आंसर आपको लगाते रहना है। माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो मेरे हिसाब से ऐसा अगर आप इतना सेलेक्ट करके आंसर्स को देंगे, जैसे वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा गया है। ये मैंने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया तो बताया था कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, आप मेरी सीरीज चल रही है उसको देख लेना। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है अमेरिका के अंदर, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो इसी का माना, APA का माना जाता है। अगर कोई साइकोलॉजी की बात होती है तो APA ही उसमें, जिसका सबसे पहले जो अध्यक्ष थे वो विलियम जेम्स थे, ठीक है, हाँ विलियम जेम्स थे, जो कि आपके प्रकार्यवादी फंक्शनलिस्ट थे। तो उन्होंने इसके बारे में इसकी खोज करी थी, इसलिए फादर ऑफ, कभी कभी विलियम जेम्स को भी कह देते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो ऐसे करके आप उसको देख सकते हैं। फीडबैक क्या है, अभी क्वेश्चन बहुत आता है, इक्विटी और इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, क्या मतलब है इसका। तो आप समझदार हैं आप लोग। आप क्या हैं, पहले तो अपना लेवल समझा करो। आप लोग ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, मास्टर्स आपने अगर ईमानदारी से किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है, यानी कि। और पहली बात तो ये है कि ये UGC नेट जो है एक पात्रता परीक्षा है, ये आपको नौकरी नहीं दे रही है। और पात्रता परीक्षा को आप इतना टफ मानेंगे तो आपका कैसे काम चलने वाला है। इसके बाद तो आपको एक प्रोफेसर का एग्ज़ाम भी निकालना है ना। चलिए, तो ये आपके ऐसे क्वेश्चन जो हैं, ये किसने कौन सी कर्मयोग किसकी है, गांधी जी की, ये गांधी जी पता नहीं, देख लेना आप। मुझे मेरी बात आप, मैं इसको बस समझा रहा हूँ, NCT UGC क्या होता है। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोग, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जैसे ब्लूम ने लर्निंग, लेटेंट लर्निंग क्या होती है, अव्यक्त अधिगम, टॉलमैन का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना कि लेटेंट लर्निंग क्या होती है। तो टॉलमैन का है, टॉलमैन ने दिया था इस चीज़ के बारे में। तो मूक क्या होता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मूक होता है। जैसे आपका कोई भी ऑनलाइन, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो अब ये मूक है।
जो भी चीज़ आपको ऑनलाइन पढ़ाई जाती है उसको मूक कहा जाता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अपने यहाँ स्वयं प्रभा चलता है, स्वयं चैनल चलते हैं, स्वयं प्रभा चैनल चलते हैं 32 हैं और उसको साथ 2 और बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे पहले ज्ञान दर्शन आता था, इग्नू का अपना मटेरियल आता है, आप जितनी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका मटेरियल आता है, तो वो सब मूक की कैटेगरी में आते हैं। चलिए ये चीज़ें थी, तो आप पेपर को अच्छे से पढ़िए। आप अगर पुराना 1 साल का, यानी कि ये जो मैंने करा है उसको भी अगर आप करके ले जाओगे पेपर को, तो आपका जो एग्ज़ाम है वो कहीं नहीं गया, आपका एग्ज़ाम कहीं नहीं गया। आया समझ में? तो अब बात करते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ, मेरी एक सीरीज़ भी चल रही है यहाँ पर, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा डिले हो जाता हूँ यूट्यूब पे वीडियो डालने में। देखो एक मेरा ये चल रहा है आपका, ये मैं आगे और क्या क्या कराने वाला, अपकमिंग क्या क्या कराने वाला हूँ। तो मैं चूँकि बड़े लेवल पे काम कराना चाहता था, तो एक सेकेंड, मैं एक बड़े लेवल पे मैं यूजीसी नेट को पढ़ाने यहाँ पे आया था, बड़े क्वेश्चन पेपर को पढ़ाने आया था। फिर भी मैं क्या है कि अगर छोटे बच्चे जो हैं, क्या होता है कि आप जब ग्रेजुएशन करके आते हैं, 12th क्लास के बाद कुछ बच्चे डीएलएड कर लेते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ। तो और वो बच्चे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता। सीटेट में सिर्फ सीडीपी नहीं आती, सीडीपी के अलावा भी पेडागोजी आती है, वो कैसे पढ़नी है कैसे नहीं पढ़नी है। तो उसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा एक एनालिसिस कर दूंगा उन बच्चों के लिए जो 12th क्लास के बाद आए हैं या फिर किसी के बाद आए हैं। तो आप उनको बता देना कि सीटेट भी, मैंने एक वीडियो डाल रखा है कैसे पढ़ना है, अपने आप कैसे पास किया जाता है। आप यूजीसी नेट को जब अपने आप पास कर सकते हैं तो सीटेट तो बहुत नॉर्मल सी बात है। अगर सीटेट का कोई बच्चा है तो वो कैसे पास किया जाएगा। आगे बात करते हैं। मैंने जो अभी क्या सीरीज़ चल रही है, जो आपको जो मेरे पहले अपलोड कर चुके हैं, एक सीरीज़ मेरी ये चल रही है कि जिसमें मैं आपको एग्जाम स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये मैं अब स्ट्रेटजी इसी चैनल पे पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं अब इसको अपने दूसरे चैनल पर डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ कंटेंट डालना चाहता हूँ जिसमें पढ़ाई का मटेरियल हो। ठीक है। इसके अलावा मेरी एक ऑनगोइंग सीरीज़ चल रही है एजुकेशन साइकोलॉजी की, जिसमें 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, और आने वाली वीडियो जो होगी मेरे ये और ये होगी, और वो आती रहेगी आपके पास। और ये मेरी टीम के चैनल, मैं आपका जो मेन चैनल मेरा ये है जिसमें मैं वीडियो डालूंगा, और ये मेरा जिसमें मैं एग्ज़ाम स्ट्रेटजी डालूंगा, और ये मेरी टीम है, उन टीम के चैनल है अपने। मेरे टीम में जो मेरा कैमरा संभालता है उसके अपना ट्रैवल का चैनल है। इसके अलावा एक रैप और म्यूज़िक का चैनल जो है मेरा, जो साउंड का देखते हैं काम। तो ऐसे करके मैं अपनी टीम को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मेरी टीम जो है उसमें मेरा सोहेल भाई है, अजय है, दुर्गेश है, पंकज है, ये सब मेरा सपोर्ट दे रहे हैं। अगर ये लोग नहीं होते ना तो मेरा टीम जो है, या जो मैं कंटेंट आपको इतना जल्दी टाइम लगता है सिर्फ कंटेंट बनाने में, अच्छा कंटेंट बनाने में, पीपीटी बनाने में, और कैमरा सपोर्ट जो है वो सब मेरा कंटेंट का काम अंजलि, मोहिनी, कुलदीप देख रहे हैं। स्पेशल इफेक्ट जो दिया विवेक दुर्वेश ने दिया है, और बाकी मेंटोर जो है मेरा, हमारी टीम को एक मोरल सपोर्ट भी चाहिए होता है, तो हर्षित मेरा मैनेजर दोस्त है, बैंक मैनेजर है, कार्तिकेय है, और हमारे जो सब चीज़ को मैनेज करना, हमारा ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी वेंचर है, तो ऑफलाइन वेंचर को ऑनलाइन वेंचर को दोनों को मैनेज करना, ये सब मेरा मैनेजर आशीष देख रहा है इस चीज़ को। ठीक है। तो ये मेरी टीम है, मैं इसका बहुत कृतज्ञ हूँ जो ये लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, बाकी आगे भी वीडियो आपके आते रहेंगे। तो ये मेरा कुछ प्रोफाइल है, आज सुबह का ही है, 422 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके थे, तो कुछ ही वीडियो डाले हैं मैंने, जिसमें मेरे 13,500 व्यू विदिन हो चुके। तो इस यूट्यूब के मार्केट में कंटेंट चलता है, हवाबाजी या कह सकते हो, अगर कंटेंट नहीं है तो वो कम चलता है। तो मुझे आज आभास हो गया कि यहाँ पर कद्र है किसकी, कंटेंट की भी। तो ये थैंक्स टू ऑल कि ये मेरा आपका क्या था, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर अच्छा लगे आपको तो। ठीक है। चलिए, बाकी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलूंगा कि क्या क्या मैं कराऊंगा, क्या क्या नहीं कराऊंगा। चलिए, बाकी बाद में बात करते हैं। और रही बात, मैं आज शाम को, आज 7 तारीख है, आज जब मैं अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को, तो आज 8 तारीख है, तो 8 को मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ। अगर कोई मीटअप करना चाहता है तो वहाँ पे कर सकता है। मैं आज और संडे कल दिल्ली में ही रहूँगा, और मंडे को वापस मैं यहाँ अपने शहर आने वाला हूँ। तो वीकेंड मेरा होगा सैटरडे संडे, वो दिल्ली में होगा। अगर किसी को मिलना हो तो वो मिल सकता है। ठीक है। कोई सलाह लेनी हो, कैसा भी सलाह हो तो आप मिल सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाकी मैं बाद में मिलते हैं।